द्वारा अध्याय 2 को आज आगे की ओर बढ़ाते हुए जो पाचन में काम आने वाले अंगों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, आज ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब ग्रंथियों के बारे में बात कर रहे थे अपन कि अंग तो अपने कंप्लीट हो गए थे 6, अब 3 ग्रंथियां बची अपने पास जो कि आज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद पाचन कैसे होता है शरीर में उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो पहला है अपना लार ग्रंथि, सेकंड अग्नाशय और तीसरा यकृत। जो पहले में नाम आ रहा है ग्रंथि और इन दोनों में नहीं आ रहा है तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, ये दोनों भी ग्रंथियां ही है। अब लार ग्रंथि के कार्य और ये कैसी होती है, क्या इसकी संरचना वगैरह होती है, उसके बारे में देखते हैं। लार ग्रंथि जो होती है इसका प्रमुख कार्य होता है, पहले तो ये मुंह में पाई जाती है, ठीक है, और उसके बाद इसका प्रमुख कार्य होता है लार उत्पन्न करना। जो भोजन अपन ग्रहण करते हैं, अगर लार ग्रंथि अपना कार्य करना बंद कर दे तो भोजन का जो पाचन होने की जो कैपेसिटी है वो अंदर जाने का ही नहीं रहेगा कुल मिला के, क्योंकि भोजन को गीला और चिपचिपा बनाने का कार्य कौन करती है, लार ग्रंथि, ठीक है। फिर इसका प्रमुख जो कार्य होता है भाई, पहला कार्य तो ये हो गया भोजन को गीला और चिपचिपा बनाना। उसके बाद दूसरा इसका होता है भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख में पाचन। जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट वसा वगैरह होती है वैसे की वैसे उसमें स्टार्च और होता है तो उसका मुख में पाचन करने का कार्य करती है अपना लार ग्रंथि। उसके बाद भोजन को चिकना और घुलनशील बनाना, वही है भोजन को गीला या चिपचिपा बनाना, दोनों। फिर यह कार्य क्या करती है, 3 चीजों की सफाई करती है, एक अपने दांत, मुख ग्रहिका और जीभ, इन तीनों की सफाई करने का कार्य भी करती है लार ग्रंथि। फिर लार ग्रंथि जो है वो 3 प्रकार की होती है, कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजंग ग्रंथि और अधोजिह्वा ग्रंथि। अब देखो जो कर्णपूर्व ग्रंथि है नंबर फर्स्ट, वो करती है सिर में रस का स्त्राव, सिर में रस का स्त्राव करती है और ये अपने गालों में पाई जाती है कर्णपूर्व ग्रंथि। उसके बाद सेकंड नंबर जो है अधोजंग ग्रंथि, यह तरल और श्लेष्मिक रस का स्त्राव करती है। जैसे वो सिर में रस का स्त्राव करती है वैसे ये तरल और श्लेष्मिक रस का स्त्राव करती है। यह एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि इसलिए है क्योंकि इसमें 2 प्रकार के रस का स्त्रावन हो रहा है, एक तरल दूसरा श्लेष्मिक। अब नंबर 3 अधोजिह्वा ग्रंथि, यह ग्रंथि जीवा के नीचे पाई जाती है, इसलिए अधो बोलते हैं, अधो मतलब नीचे, जीवा मतलब जीभ, तो जीभ के नीचे पाई जाने वाली ग्रंथि वो होती है अपनी अधोजिह्वा ग्रंथि। यह करती है श्लेष्मिक रस का स्त्रावन। इसका और इसका लगभग कार्य होता है, बस वो मिश्रित ग्रंथि है, ये नहीं है। अब आते हैं अपन नंबर 2 अग्नाशय में। अग्नाशय भी एक मिश्रित ग्रंथि है, जैसे अपन ने वो पढ़ा था उसमें 2 प्रकार के रस थे, उस हिसाब से इसमें 2 प्रकार के जो स्त्रावन हो रहे हैं वो देखो। तो मिश्रित ग्रंथि क्यों है, क्योंकि इसमें 2 प्रकार का स्त्रावन हो रहा है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, ठीक है। अंतःस्रावी में इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये 2 हार्मोन है जो अपने शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। इंसुलिन क्या करता है, जो डायबिटीज होती है उस रोग को होने से रोकता है, मधुमेह भी बोलते हैं। इंसुलिन शर्करा के स्तर को नियंत्रण करने का कार्य करता है और ग्लूकागोन, ये 2 हार्मोन जो है वो अंतःस्रावी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय में स्त्रावन होते हैं। उसके साथ बहिःस्रावी में अगर अपन देखें तो अग्नाशयी रस, जो पित्त रस और श्लेष्मिक रस वगैरह सारे सिर में रस वैसे होते हैं, वैसे अग्नाशय में अग्नाशयी रस का स्त्रावन होता है। फिर यह यकृत, ग्रसनी और तिल्ली से घिरा होता है। जो कोई भी अगर ये जैसे ये चीज है और अगर इसके आजू बाजू में कोई चीज आपको दिख रही है तो ये किससे घिरा हुआ है, इसके बाहर की जो संरचना है वो यकृत, ग्रसनी और तिल्ली से घिरी हुई है। अब कल अपन ने एक चीज पढ़ी थी जिसका आकार उल्टा यू था, ठीक है। अब अग्नाशय जो है इसका आकार सीधा यू है, आप अंग्रेजी वर्णमाला में यू जैसे लिखते हो सेम वैसा आकार होता है अग्नाशय का। इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई होती है 6 से 8 इंच। यहाँ लंबाई में थोड़ा अपन ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं ग्रंथियों कहीं कहीं अंगों की लंबाई मीटर में होती है, कहीं सेंटीमीटर में होती है और कहीं इंच में होती है। तो यहाँ अग्नाशय जो है अपना 6 से 8 इंच का होता है। फिर इसके जो कार्य है 2 प्रकार के कार्य प्रमुख है, आंतों में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन। वैसे तो पाचन का सभी चीजों का होता है लेकिन अलग अलग कार्य बटे हुए हैं। तो अग्नाशय प्रमुख रूप से करता है अपने आंतों में आती है छोटी आंत और बड़ी आंत,
और उसके जो प्रमुख अंग है वो भी इसी में काउंट होंगे। तो आंतों में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट संतुलित भोजन के 3 अवयवों का पाचन करने का कार्य अग्नाशय करता है। उसके बाद ये जो हार्मोन अपन ने पढ़े थे इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये दोनों हार्मोन रक्त और शर्करा दोनों के स्तर को नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। इंसुलिन से कई बार क्वेश्चन आता है 10वीं बोर्ड में कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसका मधुमेह या डायबिटीज रोग बोल सकते हैं अपन। और किसकी कमी से होता है, तो शर्करा के स्तर को बढ़ने से यह रोग होता है। तो शर्करा स्तर नियंत्रण के लिए भी पूछे कि शर्करा स्तर के नियंत्रण के लिए कौन सा हार्मोन प्रभावी है, तो इंसुलिन हार्मोन प्रभावी है। फिर नंबर 3 में चलते अपन यकृत। यकृत यानी लिवर, यह त्रिकोणाकार आकृति का होता है। यकृत की आकृति त्रिकोणाकार आकृति होती है। इसे सामान्य अपन जैसे बोलते हैं, अगर कॉमन याद नहीं रहता है तो लीवर बोलते हैं इसे, ठीक है। फिर यह अपने शरीर की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण पाचन ग्रंथि है। पाचन तो सभी ग्रंथियों में हो ही रहा है, परंतु सबसे बड़ी भी है, उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पाचन के अलावा जो अपशिष्ट पदार्थ बच रहे हैं वो इसी मार्ग से होकर बाहर निकलते हैं। अगर यह कार्य करना बंद कर देता है तो व्यक्ति की मृत्यु संभावित हो सकती है। वैसे कृत्रिम लीवर लगाने का सिस्टम भी हो चुका है। तो अब अपन इसके आगे के बारे में डिटेल देखते हैं कि इसके 2 प्रकार के भाग होते हैं, दायां भाग और बायां भाग। 2 प्रकार के भाग हैं और इसमें अगर वजन देखा जाए लीवर का तो वो सबसे ज्यादा वजन होता है दाएं भाग में। भाग तो 2 है लेकिन सर्वाधिक वजन देखा जाए तो दाएं भाग में इसका वजन होता है। अब देखो लीवर जो है यह त्रिकोणाकार आकृति तो हो गई, लेकिन इसी में लगभग 10 लाख षटकोणीय कार्यात्मक और संरचनात्मक दोनों प्रकार की, कार्यात्मक भी और संरचनात्मक भी, लगभग 10 लाख षटकोणीय इकाइयां होती है। उन सभी को मिलाकर अगर अपन एक नाम बोले तो उसे कहते हैं यकृत पालिकाएं। क्या कहते हैं? यकृत पालिकाएं। अब इसका जो कार्य होता है वो होता है प्रमुख पित्त रस का निर्माण करना। पित्त रस क्या करता है? अपने भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य करता है, ठीक है। तो पित्त रस का निर्माण करने का कार्य करता है यकृत, और वहां से पित्त रस को भेजा जाता है यकृत वाहिनी उपतंत्र में। यकृत वाहिनी उपतंत्र के साथ साथ वो रस पित्ताशय में भी जाता है, ठीक है। पित्ताशय में जाने के बाद वहां पित्त रस का भंडारण हो जाता है। पित्त रस भंडारित होने पर जब उसको भोजन के लिए जरूरत होती है उसको अम्लीय करने के लिए, तो पित्ताशय से पित्त रस का स्त्रावण होने लग जाता है। कई बार होता है कि पित्त रस स्त्रावण ज्यादा हो जाता है, शरीर में ज्यादा अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है, तो अपने क्या बोलते हैं उसे, गैस या बदहजमी की मात्रा अपने शरीर में बढ़ जाती है। यहीं से पित्ताशय से होके ये पित्ताशय नलिका में भी चला जाता है। आज के लिए अपना टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।